हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और आज की जो क्लास है वो क्लास है फिटर ट्रेड थ्योरी। फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास है और इसमें आज हम फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ाएंगे टर्निंग। फर्स्ट ईयर में हम लोग टर्निंग पढ़ रहे थे, मतलब लेथ मशीन पे जो टर्निंग ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस क्रम में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, चलिए डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने खराद पर काम करते समय बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद उसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म जिसमें गियर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। बहुत आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को बस इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इस और होल्डिंग जॉब बिटवीन सेंटर एंड वर्कपीस, उसके बीच बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे जो मॉड्यूल हैं आपको जो लास्ट 6 मॉड्यूल आप दोनों सबको पढ़ा दिए गए हैं, उस मॉड्यूल को आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पे, सैनिक यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर टर्निंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फीड लिखा है यहाँ पर, फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। मतलब कि कैसे फीड देकर कटिंग की जाती है और थ्रेड की कटिंग की जाती है, उसका मैकेनिज्म क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका हेड स्टॉक होता है, आप फिगर नंबर 1 में देखेंगे, जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक में जो गियर बॉक्स होता है आपका, गियर बॉक्स में कई सारे गियर्स एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, जो एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। जिसमें एक ड्रिवन गियर होता है, ड्राइवर गियर होता है। तो इस गियर के माध्यम से हम लोग जो खराद की फीड है, तंत्र है, उसको आवश्यकता अनुसार उपकरण के लिए लंबे समय तक और अनुप्रस्थ रूप से स्वचालित फीडिंग क्षमता में सक्षम करता है। जैसे इसमें क्या है कि आपको एक सेटिंग, जैसे कि आपको एक निर्धारित दूरी पर ही कटिंग बार बार करनी है और एक निर्धारित दूरी पर उसको धीरे धीरे कटिंग करते रह जानी है, कटिंग करते हुए पास करना है। तो इसमें क्या होता है, मैनुअली क्या होता है कि स्पीड में वेरिएशन आ सकता है, इसलिए इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम एक होता है, मैं जिसमें मशीन खुद धीरे धीरे स्वचालित ऑटोनोमस मोड में कटिंग करती है। तो जो आपका फीड तंत्र है, फीड मैकेनिज्म, उसके पार्ट है धुरी गियर, टम्बलर गियर यूनिट, फिक्स्ड स्टड गियर, गियर यूनिट, और क्विक चेंज गियर बॉक्स, फीड शाफ्ट और एप्रन। ये सारे पार्ट्स इसके होते हैं। अगला होता है स्पिंडल गियर। स्पिंडल गियर में क्या होता है, स्पिंडल गियर की मुख्य स्पिंडल में फिट किया जाता है और यह हेड स्टॉक कास्टिंग के बाहर होता है। यह मुख्य धुरी के साथ घूमता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस पार्ट को हम फंसाते हैं, जैसे चक होता है, चक के बीच में स्पिंडल लगा होता है, इसी स्पिंडल की बात हो रही है। टंबल गियर यूनिट, टंबल गियर यूनिट 3 गियर का सेट होता है। तो टंबल गियर यूनिट होता है टंबलर गियर यूनिट 3 गियर का सेट होता है, जिसमें दांतों की जो संख्या होती है वो एक समान होती है। उसमें दांतों की संख्या एक समान होती है और यह स्पिंडल गियर को फिक्स्ड गियर से जोड़ता है। जो आपका स्पिंडल गियर है उसको फिक्स्ड गियर से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, टंबल गियर यूनिट का इस्तेमाल होता है। इसे रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसे दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। स्पिंडल के रोटेशन की समान दिशा के लिए टूल की फीड की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। वह हो सकता है कि यूनिट में दिए गए हैंड लीवर से संचालन द्वारा फिक्स गियर के साथ लगे और विस्थापित हो जाए। जो ये गियर दिया गया है ना, इसी के द्वारा
टू जो गियर, एक गियर को दूसरे गियर से अटैच और डिटैच किया जाता है। फिक्स्ड गियर क्या होता है? फिक्स्ड स्टड गियर। फिक्स्ड स्टड गियर का मतलब होता है कि स्पिंडल गियर से टम्बलर गियर यूनिट के माध्यम से ड्राइव प्राप्त करना है। जो स्पिंडल गियर है उसके बाद जो उससे टम्बलर गियर है उसके फिक्स्ड गियर और क्या कहते हैं आपका स्पिंडल गियर के बीच में आपका टम्बलर गियर होता है। यही क्या करता है, दोनों को एक दूसरे को पावर ट्रांसमिट करने में मदद करता है। फिक्स्ड स्टड गियर एक चेंज गियर यूनिट के माध्यम से अपने ड्राइव को क्विक चेंज गियर बॉक्स तक पहुंचाता है। ये इसका काम है गियर यूनिट बदलने का। चेंज गियर यूनिट व अतिरिक्त यूनिट के रूप में फीड चेंजिंग के उद्देश्य से लगभग चेंज गियर के सेट ड्राइवर ड्रिवन और आइडलर गियर्स को बदलने का प्रावधान इसमें दिया जाता है। त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स जो क्विक चेंज होता है, क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक चेंज गियर बॉक्स कास्टिंग के बाहर लीवर के साथ प्रदान किया जाता है। क्विक चेंज मतलब जो अंदर नहीं होता, वो मशीनरी के बाहर होता है और लीवर को स्थानांतरित करके विभिन्न गियर जाल में लाए जाते हैं ताकि उपकरण को विभिन्न फीड की दरें दी जा सके। अब जैसे कि अलग अलग फीड होती है, थोड़ा तेज थोड़ा कम, आपको बढ़ाना या घटाना एक समान गति से, उसके लिए क्विक चेंज गियर बॉक्स होता है। फीड शाफ्ट क्या होती है? फीड शाफ्ट को अपनी ड्राइव क्विक चेंज गियर बॉक्स से मिलती है। जो फीड शाफ्ट होता है उसको किससे मिलता है? क्विक चेंज गियर बॉक्स से मिलती है जो स्पीड मिलती है। एप्रन मैकेनिज्म के माध्यम से फीड शाफ्ट रोटरी मूवमेंट के टूल को लीनियर मूवमेंट में बदलता है। ये रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदलता है। इसका काम ये होता है फीड शाफ्ट को। जैसे गति ऐसे ऐसे हो रही है तो उस चीज को वो ऐसे करके लेके जाना है। इसी को बोलते हैं रोटरी शाफ्ट को लीनियर मूवमेंट में बदलना। अपरण तंत्र में उपकरण में अनुदैर्ध्य के लिए उपकरण के अनुप्रस्थ काट जो होता है, अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन होता है, उसके लिए क्रॉस स्लाइड के लिए फीड शाफ्ट की काठी तक ड्राइव को स्थानांतरित करने की व्यवस्था होती है। ये सारी चीजें, ये अलग अलग देखिए, आपके टम्बलर लीवर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ टॉप लीवर दिया हुआ है, स्लाइडिंग गियर शाफ्ट, गियर बॉक्स, और यहाँ पे लीड स्क्रू लीवर, फीड शाफ्ट लीवर। लीड स्क्रू यही होता है, इसी के माध्यम से कैरेज जो है इधर और इधर मूव करता है। हम गोल गोल घुमाते हैं इसे, जब इसे हम इसे घुमाते हैं तो ये शाफ्ट इधर उधर मूव करता है। इसके बाद क्या है? थ्रेड कटिंग विथ सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन। क्या होता है कि जब किसी लोहे में जब भी कोई जॉब है उस पर ऐसे हमें थ्रेड काटने होते हैं, चूड़ियां काटनी होती हैं, तो उसके लिए ही ये मैकेनिज्म समझाया गया है कि किस तरीके से करना है, हमें कैसे सेटिंग को चेंज कर करके चूड़ियां काटनी है। तो गियर ट्रेन बदले, चेंज गियर ट्रेन गियर की एक ट्रेन है जो फिक्स्ड स्टड गियर के क्विक चेंज गियर बॉक्स से जोड़ने का काम करती है। खराद को आमतौर पर गियर के एक सेट के साथ आपूर्ति की जाती है। इसका उपयोग थ्रेड कटिंग के दौरान स्पिंडल और लीड स्क्रू के बीच गति के एक अलग अनुपात को बना के किया जाता है। स्पिंडल मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर चक है, यहाँ चक है, चक में जॉब लगा हुआ है। अब ये रोटेशन से घूम रहा है, मान लीजिए 1000 आरपीएम से घूम रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है? स्पिंडल और लीड स्क्रू के बीच की गति। अब स्पिंडल की गति तो 1000 आरपीएम है। अब किस आरपीएम से आपका जो है लीड स्क्रू करेगा तो इधर से टूल मूव करेगा। अब किस गति से टूल को धीरे धीरे आगे ले जाना है, जल्दी जल्दी से ले जाना है, तो टूल को ले जाने के लिए यहाँ से उसकी गति क्या होगी, उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, वो
इस पे डिपेंड करता है, गियर ट्रेन बॉक्स पे। गियर ट्रेन ही डिसाइड करता है कि कितनी गति किस रोटेशन पे लेके जानी है। तो एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, एक साधारण गियर ट्रेन में चेंज गियर ट्रेन है जो केवल एक ड्राइवर और एक चलित पहिया होता है। चालक और चलित पहिए के बीच एक आइडलर गियर होता है। आइडलर गियर क्या होता है आपको बता दें, जैसे कि इस चित्र में देखिए, चित्र नंबर 1 में जो बीच वाला गियर होता है ना, उसी को बोलते हैं आइडलर गियर। आइडलर गियर का काम क्या होता है, डायरेक्शन, जो घूमने का डायरेक्शन है उसे बदलना। जैसे कि ये जो है, ये पुली जो है ये इधर को घूम रही थी, ठीक है, बीच में आइडलर पुली लग गई, अब ये घूमेगी इधर को तो ये घूमेगी इधर को, और जब ये इधर को घूमेगी तो ये घूमेगी इधर को। तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में वो पुली को घुमाने के लिए हम लोग आइडलर पुली का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य केवल चालक और चलित गियर को जोड़ने के साथ ही चालित वांछित को दिशा देना है, इनका कनेक्शन करना और इनको दिशा देना, यही इसका मेन काम होता है आइडलर पुली का। तो बीच वाली जो क्या होती है वो आइडलर कहलाती है, आइडलर गियर। खराद चालक और चलित गियर की माउंटिंग को दिखाता है। एक खराद में चालक और चलित गियर की माउंटिंग दिखाता है। देखिए इसमें ड्राइवर गियर, ड्राइवर मतलब चालक, और ड्रिवन मतलब चलित। ये चालक गियर है और ये चलित गियर है, और ये आइडलर है बीच का। इस अगर ये ना होता तो ये रोटेशन अगर इधर को घूम रहा है तो ये इधर को घूमता, लेकिन ये क्या करता है, इसको इधर ना घुमा के इधर को घुमाता है, जिधर को हमें चाहिए। तो जिधर को हमें स्पीड चाहिए होती है उस हिसाब से बीच में आइडलर गियर लगाकर हमें दिशा दी जाती है कि हमें किस दिशा में घुमाना है। अगला है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। कभी कभी स्पिंडल और लीड स्क्रू के बीच गति के आवश्यक अनुपात के लिए एक ड्राइवर और एक चलित पहिया प्राप्त क्या करता है, हमें गति प्रदान नहीं कर पाता। तो अनुपात को हमको क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो उस अनुपात को विभाजित करने के लिए एक गियर सेट का और उपयोग किया जाता है, एक गियर सेट का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग चेंजेबल, जैसा रिक्वायर्ड हम चेंज करके जो हमें गति चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक से अधिक ड्राइवर और एक पहिया चलित पहिया होगा। इस प्रकार के बदलाव गियर ट्रेन को कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे कि इसमें ये देखिए फिगर नंबर 3 में देखिएगा आप लोग, फिगर नंबर 3 में एक ही स्पिंडल पर दो गियर जो आपके शिफ्ट किए गए हैं। तो ये है फर्स्ट ड्राइव और ये है सेकंड ड्राइव। जब इससे बात नहीं बन हो पाती है कुछ कुछ ऐसी जगहों पर विशेष परिस्थितियों के लिए, तो इस गियर ड्राइव से काम किया जाता है। तो कुछ स्पीड इससे ली जाती है, कुछ, और जो बड़ी वाली धुरी है उससे स्पीड इस दूसरी सेकंड ड्रिवन गियर बॉक्स को दी जाती है। तो एक ही धुरी पर जब दो आपके शाफ्ट लगे रहते हैं, गियर ट्रेन लगे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। एक पर ही दो लगा रहना। ये देखिए यहाँ पर इसका साइड व्यू है, यहाँ पर ये इससे इसको चला रहा है और ये वाला इसे चला रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपाउंड गियर ट्रेन अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। कंपाउंड गियर ट्रेन यही होता है कि एक ही सेंटर से जब दो अलग अलग हम लगाते हैं गियर, उसी को बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। एक ही सेंटर एक होगा लेकिन डायमीटर जो होगा गियर का वो अलग अलग होंगे एक ही सेंटर पे। उसके बाद क्या है, अगला पढ़ते हैं हम लोग होल्डिंग द। देखिए हिंदी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी से ना कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या है कि हिंदी को नहीं पढ़ेंगे। केंद्र के बीच नौकरी पकड़ना, नौकरी मतलब जॉब, और कैच प्लेटर कुत्ता डॉग के साथ काम करना। होल्डिंग द जॉब बिटवीन सेंटर एंड वर्क विथ कैच प्लेट, क्लच प्लेट, कैच प्लेट एंड डॉग।
केंद्र के बीच में मोड़ने का काम तैयार करना, कैच प्लेट सेट करने के लिए कैच प्लेट और डॉग के साथ काम करना, केंद्र के बीच में काम करने के लिए टर्न, केंद्र के बीच में काम करने के लिए काम करने से काम को सही करने की आवश्यकता नहीं होती। टर्न किया गया कार्य पूरे समय समानांतर होगा। इसके लिए विशेष रूप से नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, अंडर कटिंग जैसे ऑपरेशन करने के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे जो नर्लिंग ऑपरेशन होता है, थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है। नर्लिंग मतलब ये होता है जैसे कोई, ये आपका मेटल है, ये मेटल बहुत चिकना है तो आपका हाथ इसको पकड़ेंगे तो सरक जाएगा बार बार, तो इस पे क्या करते हैं, नर्लिंग के द्वारा बहुत ही महीन महीन लाइनें खींच दी जाती हैं ताकि पकड़ मजबूत हो सके इसके ऊपर। किसी चीज को पकड़ने के लिए, पकड़ मजबूत बनाने के लिए और डिजाइन बनाने के लिए, पहला उद्देश्य पकड़ बनाने के लिए, दूसरा डिजाइन, उसको हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। KNURLING, नर्लिंग, नर्लिंग ऑपरेशन इसको बोला जाता है। नर्लिंग ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि उसको, उसकी सरफेस को खुरदुरा कर दिया जाता है ताकि वो हाथ में पकड़ में आसानी से आ सके, इसको बोलते हैं नर्लिंग। थ्रेडिंग आपको पता ही है, चूड़ी काटना, किसी चीज पे कोई बोल्ट है उस पर चूड़ी काटना है आपको, जिसको हम बोलेंगे थ्रेडिंग, चूड़ी काटना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, किसी पार्ट को हमें बीच में सेट करना हो, टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में सेट करना हो तो कैसे सेट करते हैं कि देखिए ये केवल बाहरी कार्यों तक ही सीमित है। वास्तविक कार्य करने से पहले कार्य को निम्नलिखित तैयारियों की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर जॉब तैयार करना है, काम के दोनों, जॉब के दोनों किरानों को देखें और कुल लंबाई, उसकी सीमा कितनी है, वो मशीन के अनुरूप है कि नहीं, जैसे मशीन की जो लंबाई है और जो जॉब की लंबाई है वो उसके अनुसार है या नहीं। सेंट्रल ड्रिल का सही आकार और प्रकार चुनें, जो सेंट्रल ड्रिल है उसका सही आकार और प्रकार आपको चुनना चाहिए। दोनों सिरों पर सेंट्रल ड्रिल करेंगे, दोनों साइड से हम सेंट्रल ड्रिल की प्रोसेस को करेंगे। धुरी की नाक से चक को डायमेंटल करें और ड्राइविंग प्लेट और कैच प्लेट को इकट्ठा करें। स्पिंडल स्लीव को स्पिंडल नोज से असम्बर करें और स्लीव के लाइव सेंटर को फिक्स करें। सुनिश्चित करें कि स्पिंडल स्लीव जो होता है, सुनिश्चित करें कि स्पिंडल स्लीव और लाइव सेंटर नुकसान गड़गड़ाहट से मुक्त है। मतलब जब आप चला रहे हैं स्पिंडल को तो उसमें कोई गड़गड़ाहट की आवाज नहीं हो रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। असेंबली पहले से अच्छी तरह से साफ कीजिए। और सेंटर जानने के लिए, जैसे कोई अगर जॉब लगा उसका सेंटर जानने के लिए इसको चौक यहाँ पर लगाइए, एक जगह पे चौक, एक जगह पे चौक लगाइए और इसको घुमाइए गोल गोल, इसको गोल गोल घुमाइए। तो घुमाने से क्या होगा, चौक की अगर लाइन एकदम सीधी खींची है तो इसका मतलब कि ये सेंटर में, अगर ये आड़ी टेढ़ी खींच रही है मतलब ये सेंटर में नहीं है। अगर सीधी होगी तो क्या होगा, जहां से लाइन शुरू हुई है वहीं से वापस आके दोबारा यहाँ पे मिल जाएगी। अगर टेढ़ी होगा तो ये इधर आ जाएगी। इसीलिए सेंटर चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। काम के व्यास के अनुसार जो जॉब है उसकी जो डायमीटर है, उपयुक्त खराद भाग का चयन करें। जो उसका डायमीटर है, डायमीटर और लेंथ, इन दोनों चीज का ध्यान रखते हुए हमें लेथ मशीन का चयन करना चाहिए। इसके काम के एक छोर पर मुड़ी हुई पूंछ के साथ बाहर की ओर इशारा करते हुए जकड़े, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। लेथ का कैरियर है, स्पैनर है, वर्क है और उसको किस प्रकार से टाइट किया जा रहा है। लेथ कैरियर फिटेड टू वर्क, लेथ का कैरियर कैसे फिट किया गया है देखिए। जिस काम की सतह तैयार हो, जिस काम की सतह तैयार हो उसे कैरियर और काम में पेंच के अंत में बीच में तांबे या पीतल की छोटी सी शीट डालकर संरक्षित किया जाना चाहिए। पैकिंग,
टेल स्टॉक डेड सेंटर द्वारा लगाए जाने वाले वर्कपीस के केंद्र छेद में एक उपयुक्त स्नेह ग्रीस लगाइए। वर्कपीस की लंबाई के अनुरूप टेल स्टॉक को बेड पर एक स्थिति में ले जाएं। टेल स्टॉक स्पिंडल को टेल स्टॉक से लगभग 60 से 100 mm आगे बढ़ना चाहिए। टेल स्टॉक जो है वो स्पिंडल के टेल स्टॉक से लगभग 60 से 100 mm आगे होना चाहिए। फिगर नंबर 3 में देखिए, फिगर नंबर जो 3 है आपका, उसमें आप लोग देखिए कि ये जो आपका जॉब है, ये जॉब है। अब जॉब में अगर जैसे हम ये नट को अगर टाइट करेंगे ऊपर से, तो टाइट करने पे क्या होगा, ये जो नट है इस पे निशान छोड़ देगा। इसीलिए एक पैकिंग पीस प्लेट यहाँ पर लगाई जाती है, ताकि जो नट का फोर्स है वो प्लेट के ऊपर लगे और प्लेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब उस पर डेंट या स्क्रैच ना आने दे जॉब पे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर जो आपकी होती है पैकिंग पीस लगा दी जाती है। और जो वर्कपीस होता है 60 से 100 mm के आगे तक होता है टेल स्टॉक से, 60 से लगभग 100 mm टेल स्टॉक होता है, 60 से 100 mm तक आगे होता है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जब आप टेल स्टॉक को बेड पे सेट कर रहे हैं तो सैडल के संचालन के लिए पर्याप्त स्थान है कि नहीं। जो आपका सैडल होता है वो अगर उसको हम चलाएंगे तो उससे क्या आने आगे पीछे करने के लिए उसके पास जगह है कि नहीं। तो सैडल की स्पेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। लगभग 250 RPM के लिए मशीन और काम को कुछ सेकंड के लिए चलने दें। इस स्थिति में टेल स्टॉक स्पिंडल क्लैंप में कस ले और जांच ले कि प्रतिरोध नहीं बदलता है। प्रतिरोध के लिए बाद में जांच करें और अनावश्यक हो तो टेल स्टॉक को देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक लगाई जाती है आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लेथ कैरियर बाइंडिंग इन द ड्रिवन प्लेट कॉज ऑफ इनकरेशन सिंस वर्किंग इज फोर्स्ड ऑफ द लेथ सेंटर। जो ये आपका बाइंडिंग कैच प्लेट होती है, बिंडिंग ऑन कैच प्लेट। कैच प्लेट का मतलब होता है कि जो आपका ये टूल है, मतलब जॉब है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है और यहाँ पे टेल स्टॉक लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि टेल स्टॉक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उस सेंटर से उसको पूरा सहारा उसका झेल पाए। जैसे हम उसको पूरा छोड़ दें, उसको पूरा लोड जो है उसका छोड़ दें, तो लोड को बियर करने के लिए एडिशनल टेल बाइंडिंग ऑन कैच प्लेट, टेल बाइंडिंग लगाई जाती है। और ये क्या करता है, यहाँ पर इसको माउंट कर दिया जाता है। तो जो इसका लोड होता है, एक तो सेंटर से होता है, प्लस ये दो तरीके से इसका लोड बियर किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टेल बाइंडिंग ऑन कैच प्लेट, इसका इस्तेमाल करते हैं। ताकि जो लोड है, क्योंकि नुकीला बहुत ही 2 से 3 mm ही अंदर घुसा होता है, तो उस दौरान अगर हम जॉब चलाएंगे तो जॉब के गिरने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेल बाइंडिंग कैच प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो टेल स्टॉक द्वारा क्या किया जाता है, टेल स्टॉक में ये जो हैंडल होता है, जब दोनों पार्ट्स को, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में जॉब को हम लोग सेट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से जब इस पॉइंट पे हमें होल करना होता है, तो इसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं। तो घुमाने की जो प्रक्रिया है वो उसके RPM पे डिपेंड करती है कि RPM कितना है। तो उसको जब जितना आप राउंड राउंड घुमाते जाएंगे, उसका जो ड्रिल है वो समानांतर जॉब के अंदर प्रविष्ट करता जाएगा, और जो रिक्वायर्ड हमारी जिसको डायमेंशन है, रिक्वायर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर होल क्या है पूरा होता जाएगा। तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का यही सबसे मेन काम होता है कि इनके दोनों के बीचों में लंबे जॉबों को सहारा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। कोई लंबा जॉब है, उससे अगर हमें सहारा प्रदान करना है तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, केवल लंबे जॉबों के लिए, छोटे जॉबों के लिए नहीं। और दूसरा, अगर जॉब में कोई ड्रिल करना है तो ड्रिल करने के लिए भी टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके दूसरे छोर से इसको मैनुअली घुमाना पड़ता है। जो प्रोसेस होता है ये मैनुअल होता है,
इसको हाथ से ही घुमाना पड़ता है, इसमें कोई मशीन नहीं लगी होती। तो कोई स्पेसिफिक ड्रिल आपको बहुत ही फिनिश ड्रिल चाहिए तो इससे प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फिर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी आपको बता दिया टेल बाइंडिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है। टेल बाइंडिंग का इस्तेमाल टेल स्टॉक में कोई जाब जब अच्छी तरीके से ना फंसा हो चोंच में, तो उसके लिए एक एडिशनल आर्म लगा दी जाती है ताकि जो जाब भारी हो तो भारी जाब अपने सेंटर से हिले नहीं। उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेल बाइंडिंग कैच प्लेट। टेल बाइंडिंग कैच प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें आप देखिए टेल बाइंडिंग कैच प्लेट की सहायता से इस जाब को सहारा दिया जा रहा है, दोनों तरफ से इसको माउंट कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है टेल स्टॉक की वो इतनी ज्यादा अंदर नहीं गई होती कि वो जॉब को संभाल सके, इसलिए टेल बाइंडिंग कैच प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी क्रम में अगला है फेसिंग। फेसिंग और रफिंग। फेसिंग और रफिंग क्या होती है? फेसिंग मतलब क्या होता है कि अगर कोई जॉब स्पिंडल में सेट किया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका हेड स्टॉक स्पिंडल है, स्पिंडल में कोई जाब लगा हुआ है, स्पिंडल में अगर कोई जाब लगा हुआ है तो इस जाब को इस हिस्से को बोलेंगे फेस। इस हिस्से को बोलते हैं फेस, जो आगे का हिस्सा होता है। इस हिस्से पे जो ऑपरेशन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फेसिंग, फेसिंग ऑपरेशन। जैसा कि चित्र नंबर 2 में देखिए, इसमें दिखाया गया है कि ये टूल है, टूल के माध्यम से ये जाब है, टूल और जाब के माध्यम से जो इसके बीच में एंगल दिया गया है, जो रिलीफ एंगल एक्स दिया गया है, थोड़ा सा एंगल दे दिया जाता है। और जब इसको गति देते हैं नीचे की तरफ, जब ये टूल नीचे की तरफ आता है और ये किसी निर्धारित आरपीएम से घूम रहा हो, अगर ये किसी निर्धारित आरपीएम से घूम रहा है तो टूल से इसको हम आगे और पीछे गति देते हैं, तो ये आगे जो इसका फेस होता है उसको फिनिश करता है, उसको क्या करता है, फिनिश करता है, 90 डिग्री पे फिनिश कर देता है, ताकि जो आगे का फेस है वो एक समान हो सके और उसके अनुसार हम जॉब की समानांतरता को चेक कर सके। तो किसी भी जॉब के फेस को फ्लैट बनाने के लिए हम लोग फेसिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन। तो टूल क्या है, जितना टिल्ट करेंगे, जितना टिल्ट करते जाएंगे टूल को, जिसका एंगल बढ़ाते जाएंगे, उतनी जो फीड है, गहराई, कटने की गहराई, वो बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें गहराई से ज्यादा काटना है तो फीड जो एक्स एंगल है, यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। एक्स को जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही तेजी से गहराई से फीड कटता चला जाएगा। अगर फीड बढ़ा रहे हैं तो आपको आरपीएम उसी हिसाब से बढ़ाना है, घटाना पड़ता है। तो आरपीएम और फीड का एक दूसरे से कोरिलेशन होता है। बिना आरपीएम में बढ़ा रहे हैं तो आपको फीड को भी घटाना होगा, और फीड बढ़ा रहे हैं तो आरपीएम को बढ़ाना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ये इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, इसमें लिखा है कि जॉब के जो फेस होते हैं, जो जॉब है उसके जो फेस होते हैं उससे खुरदुरी सतह होती है, उसको हटाने के लिए और चेहरे को फेस बनाने के लिए। इसका फेस अगर टेपर है यहाँ पर तो टेपर को सीधा कर देने के लिए, और ये खुरदुरा सरफेस है तो इसको प्लेन कर देने के लिए। इस वजह से प्लेनिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फेसिंग, फेसिंग वर्क में पाए जाने वाले दोष, दोष कौन कौन से होते हैं जो आपके फेसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है? जैसे कि यहाँ पर देखिए, करेक्टली फेस्ड, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इसने फेस करके ये ट्राई स्क्वायर है, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, गुनिया, गुनिया से चेक किया जा रहा है, तो इनके बीच में जो क्या गैप बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब ये जो फेसिंग हुई है एकदम सही हुई है। अगर गुनिया लगाते हैं और यहाँ पर गैप दिखाई देता है, इसका मतलब आपकी जो फेसिंग ऑपरेशन है वो ठीक नहीं हुई है। तो अगर कोई गैप नहीं दिख रहा है, सरफेस एकदम फ्लैट है, कोई जीरो जीरो गैप है, तो उसे हम कहेंगे ओके, ये जो फेसिंग ऑपरेशन हुआ है सही हुआ है। तो इसलिए फेसिंग ऑपरेशन चेक करने के लिए गुनिये का भी इस्तेमाल किया जाता है। गुनिया कई कार्यों में उपलब्ध होता है। जैसे फेसिंग में दोष कई तरीके के होते हैं। एक तो यहाँ पर देख लिया आपने उत्तल फेस, जैसे कॉनकेव हो गया, उठ गया, यहाँ पर दब गया, ये भी एक दोष है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत फेसिंग हुई है। और पिप लेफ्ट आउट, जैसे कि आपने फेसिंग तो की, बीच में आपने कोई उभार छोड़ दिया,
तो उसको बोलते हैं पिप लेफ्ट आउट। आपने कोई फेसिंग किया और हल्का सा बीच में छोड़ दिया पार्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पिप लेफ्ट आउट। पिप लेफ्ट आउट, ये सारे दोष है, कॉन्वेक्स्ड फेस, कॉनकेव फेस और पिप लेफ्ट आउट। ये फेसिंग ऑपरेशन में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अगला है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का नामकरण। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है वो कैसे नाम दिया जाता है। जब भी आप लेथ मशीन पे काम करते हैं, खराद ऑपरेशन करते हैं, तो खराद काटने के उपकरण को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो जो आपका सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट, जो उपकरण मोड़ के दौरान एक कील की तरह कार्य करता है। जो कील का नोक होता है ना, इस तरीके से कार्य करता है, जैसा कि फिगर नंबर इसमें देखिए, फिगर नंबर 1। जब हम परीक्षण और त्रुटि से एक पेंसिल और पेन के चाकू को तेज करते हैं तो हम पाते हैं कि यदि सफलता प्राप्त करना है तो चाकू और लकड़ी को एक निश्चित कोण पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो जब भी कोई चीज हम काट के उतारते हैं तो एंगल हमें देना पड़ता है। हमें पता है कि बिना एंगल के वो चीज नहीं हो सकती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ब्लेड है, ब्लेड को एक क्लियरेंस एंगल यहाँ से यहाँ तक दिया जाता है। इसी एंगल को हम जितना बढ़ाते जाएंगे, कट की गहराई क्या है उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एंगल देखकर हम क्या करते हैं, चिप्स को काटते हैं। एंगल देकर चिप्स को काटते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एक टाइम पे एक ही पॉइंट से कटिंग हो रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे लेथ मशीन में आप पॉइंट लगाकर जब टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स इसको बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसको तो बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, इसको क्या बोलते हैं, वेज एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई होती है उसको बोलते हैं वेज एंगल, और इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, एंगल। मल्टी पॉइंट में देखिए क्या क्या होता है। मल्टी पॉइंट मतलब फिगर नंबर 3 में देखिएगा, मल्टी पॉइंट मतलब एक साथ जब कई टूल्स कार्य कर रहे हो, एक ही जॉब पर मल्टीपल टूल जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फिगर नंबर 3 में, इसकी जो ये जो टूल दिया गया है, इसका जो डिजाइन है, इससे आप मल्टीपल टाइप के कई ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके इस एंगल से भी कटाई कर सकते हैं, इस एंगल से भी कटाई कर सकते हैं, इसके इस एंगल से भी कटाई हो सकती है। तो इसकी जो मल्टीपल एंगल, 2-3 एंगल दिए गए हैं, इसके अलग अलग एंगल से हम किसी भी टर्निंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो उस आधार पे इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसमें एक ही टूल में कई पॉइंट बने हो कटिंग करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। बाकी सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट में केवल एक ही अंतर होता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। इसमें देखिए कौन से एंगल होते हैं। इसमें होता है आपका सी एंगल, जिसको बोलते हैं दृष्टिकोण एंगल। एक होता है शीर्ष रैक एंगल, एक होता है रैक एंगल जिसको बोलते हैं टॉप रैक एंगल, एक होता है आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल, ट्रेड एंगल, साइड रैक एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल। 6 प्रकार के एंगल होते हैं। खराद में उपयोग किए जाने वाले बिंदु काटने के उपकरण कौन कौन से हैं, ड्रिल है, नल है, रीमर है और ये क्या, डेड है। इसके बाद क्या है, अगला है कि लेथ चलाते समय टूल का सिलेक्शन करना। टूल सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन का सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट ये होता है कि जो भी मटेरियल हम काट रहे हैं, जो भी मटेरियल काट रहे हैं, तो काटने वाला जो टूल, काटने वाला जो मटेरियल है, कटने वाले टूल से हार्ड होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तभी वो उसे काट पाएगा। तो जो कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल हमेशा जॉब से हार्ड होना चाहिए। कटिंग टूल का मटेरियल जो होता है हमेशा जॉब से हार्ड होना चाहिए, तभी वो उसे काट पाएगा। कटी हुई सामग्री की तुलना में कठिन और मजबूत भार का विरोध करने के लिए,
घर्षण के लिए प्रतिरोधी इस प्रकार के लंबे उपकरण जीवन में योगदान देते हैं। जैसे कि अब टूल में इसमें बता रहा क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके अंदर प्रतिरोधी गुण भी होना चाहिए। जैसे अगर ये किसी मेटल के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो घर्षण के दौरान इसकी क्षति कम से कम हो ताकि ये लंबे समय तक चल सके। जैसे इसका नोक है, ये किसी मेटल के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, तो फ्रिक्शन अगर लंबे समय तक भी कर रहा है तो इस पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, टूल पे लंबा समय तक कोई प्रभाव ना पड़े। इसके गुण को बोलते हैं हम लोग हार्डनेस, इस गुण को बोलते हैं हार्डनेस। और घर्षण के लिए प्रतिरोधी लंबे समय तक उपकरण में, और इससे क्या होता है, इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ लंबे समय तक जो टूल जो होता है आपका सही बना रहता है। अब जो टूल में हम लोग कठोरता प्रदान करते हैं वो भी 3 तरीके की होती है। पहला होता है आपका कोल्ड हार्डनेस, एक होता है रेड हार्डनेस, एक होता है हार्डनेस। अब आपका कोल्ड हार्डनेस क्या होती है, शीत कठोरता। यह सामान्य तापमान पर किसी भी सामग्री को कठोरता की मात्रा है। जो सामान्य ताप, जो आप नॉर्मल टेम्परेचर आपको होता है 28 से 30 डिग्री तक के बीच में, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस कठोरता में क्या होता है कि जिसके द्वारा वो अन्य धातुओं को काट सके या उस पर खरोच कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शीत कठोरता। जो नॉर्मल टेम्परेचर में काट सकता है किसी भी पार्ट को बिना कूलेंट, बिना इसका इस्तेमाल किए, तो उसको हम लोग बोलते हैं शीत कठोरता। और रेड हार्डनेस क्या होती है, यह बहुत अधिक तापमान पर भी अपनी अधिकांश ठंडी कठोरता संपत्ति को बनाए रखने के लिए सामग्री की क्षमता है। जैसे कि जब कोई दो पार्ट आपस में फ्रिक्शन करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और टेम्परेचर जब जनरेट होता है तो मटेरियल की क्या होती है, जो आंतरिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे गुणों में, लाल कठोरता में, कि उनके आंतरिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता और वो अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे कि लेथ मशीन की जो टूल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस। और ये जो टूल बने होते हैं, ये टूल किससे बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील बोलते हैं इसे। जो हाई स्पीड स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील के माध्यम से ही हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। ज्यादातर 90% केसेस में हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल के चिप्स को उतारने के लिए टर्निंग ऑपरेशन में। हाई कार्बन स्टील कटिंग टूल्स के निर्माण के लिए पेश की जाने वाली पहली उपकरण सामग्री। हाई कार्बन स्टील भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हाई स्पीड स्टील सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उच्च गति, हाई स्पीड मतलब, हाई स्पीड का क्या मतलब है, हाई स्पीड मतलब बहुत तेज आरपीएम पे, कोई स्पीड में कहीं पे आपको कटिंग करनी है, उसी को बोलते हैं हम लोग हाई स्पीड स्टील। इसके बाद उच्च गति स्टील सामग्री का उत्पादन करने के लिए टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम जैसी मिश्र धातु तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसके अंदर हाई स्पीड स्टील को बनाने के लिए टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, इस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेड हार्डनेस और हाई कार्बन स्टील की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो रेड हार्डनेस होती है, मतलब कि टेम्परेचर सहने की जो क्षमता होती है वो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके उपकरण हैं। टूल में देखो, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जिसको पकड़ा जाता है, इसको बोलते हैं शैंक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसको बोलते हैं टिप, जहां से कटिंग होती है। ये टूल है, ये पॉइंट है जिस पॉइंट से कटिंग करते हैं। अलग अलग प्रकार के टूल्स पकड़ने की यहाँ पे वो दी गई है। ये देखिए, ये होता है थ्रेडिंग ऑपरेशन। टूल से किस तरीके से हम लोग थ्रेड करते हैं। ये हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में फंसाकर बीच में से मटेरियल को एक समांतर गति द्वारा निश्चित और स्वचालित मोड में इसको थ्रेडिंग की जाती है।
यहाँ पर जो है आप देखिए विभिन्न टूल दिए गए हैं अलग अलग शेप के, जिसमें अगर जैसे आपको क्रैंक्ड टूल है ये, इसको आपको टेपर में कोई कटिंग करते करते जाना है तो उसके लिए क्रैंक्ड टूल का इस्तेमाल होगा। ऑफसेट नाइफ टूल, ये देखिए नाइफ टूल का इस्तेमाल, अगर आपको इस तरफ से काटते जाना है तो उसको ऑफसेट नाइफ टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए रफिंग टूल, रफिंग टूल का इस्तेमाल, कोई सरफेस रफ है उसको कटिंग करने के लिए रफिंग टूल का इस्तेमाल करते जाएंगे अगर इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये फीड है, सेम वही है। ये आपका नाइफ है, इसको बोलेंगे नाइफ एज। ये जो आपका 6 नंबर है ये नाइफ एज है, नाइफ एज। इसमें चाकू की धार की तरह एकदम पतली सी होती है और धीरे धीरे फीड देते जाते हैं और ये कटिंग करती जाती है। ये रफिंग टूल है, टेपर में और आगे की फीड देते जाते हुए। गोला नाक परिष्करण, जैसे कि अगर कोई ये जो सरफेस होती है इस टाइप से ये बनाते हुए आगे एकदम सीधे चलते जाना है, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड नोज सरफेस फिनिश। ये आप देखिए आपका बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल में अलग से यहाँ पर एक लगा होता है और इसको आगे की तरफ फीड दी जाती है, एंगल में होता है क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप हमें ज़्यादा देना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बोरिंग टूल, बड़ी मात्रा में निकालता है। ये थ्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया था। तो इस तरीके से जो आज का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो ये लेथ मशीन चल रहा है, लेथ मशीन में कैसे हम लोग टेलीस्टॉक हेडस्टॉक के बीच में जॉब को बांधते हैं, टेलीस्टॉक काम कैसे करता है, जो टूल होता है उसमें एंगल किस प्रकार से होते हैं, उसके कटिंग एजेस काम कैसे करते हैं, हम अगर फेसिंग अगर कोई समस्या आती है तो फेसिंग को चेक कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बात, बहुत बेसिक बातों में इनको समझाया गया है। तो जो आज का चैप्टर है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेसेसरी जो एंगल है वो किस लिए है, वो एंगल का इस्तेमाल क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।